बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। प्रोग्राम तो हमने आज एक टॉपिक अलग है जिसके ऊपर करना है, लेकिन अमजद साबरी साहब की इंतहाई अफसोसनाक हलाकत हुई है कराची में। बड़े मारूफ कवाल हैं, बहुत बड़ा कवाल ख़ानदान है इनका, और कवाली के हवाले से इनकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान में। और आज एक और टारगेट किलिंग हुई कराची में। इससे पहले चीफ जस्टिस के साहबजादे का अगवा का मामला जो है वो गले पड़ा है सिंध गवर्नमेंट के। अब ये एक टारगेट किलिंग हुई है, एक वाक़या हुआ है, और इसके अलावा दीगर वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। कल भी हम इस पर प्रोग्राम कर रहे थे कि कराची ऐसा लगता है कि दोबारा कराची का अमन जो है वो हाथ से निकलता हुआ फिसलता हुआ महसूस हो रहा है, और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए ये बड़ा अलार्मिंग है, और उनको फौरी तौर पे अब एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं उसको नतीजा खेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि हालात कंट्रोल से बाहर अगर इस तरह जाते जाएंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको हालात को वापस कंट्रोल में लाना। ये एक बड़ा वाक़या है। उनका ताल्लुक शोबिस के साथ था और मुख्तलिफ टीवी चैनल के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट मुख्तलिफ औकात में रहे हैं। अभी भी वो रमज़ान की ट्रांसमिशन के अंदर शामिल थे, और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। उस पर मैं राय लूँगा अपने मेहमानों की भी, और कराची के हालात के हवाले से हमारी बात भी करेंगे। अपने दूसरे टॉपिक पे भी आएंगे। मेरे साथ अबुल जान साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ नीलम नवाब साहब मौजूद हैं, एंकर पर्सन है हमारे साथ यहाँ लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ डॉक्टर फरीद अहमद राजा साहब हैं, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ देंगे आज के प्रोग्राम में, और दीनी लिहाज से भी हमारी रहनुमाई करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका भी। कशमाला तारिक साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत शुक्रिया कशमाला आपका भी आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले, और ये जो इंसिडेंट आज हुआ है साबरी साहब का कराची में, ये तवातर के साथ 15 दिन के वाक़यात हैं जो लगातार कराची में बदमनी आ रही है। रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से कल भी रिपोर्ट हुआ था, हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि 1 हफ्ता हो गया इख्तियारात में, तोसी अभी होना बाकी है, वो पहले वाली तोसी ख़त्म हो गई है, और चीफ जस्टिस के साहबजादे भी अगवा हो गए हैं, पत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। कराची में कुछ स्टेबल हुआ नहीं कराची स्टेबल इसलिए नहीं हो सकता कि कराची स्टेबल मतलब यह है कि कराची की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस सारे मामले के साथ प्ले विद करती है, और वो समझती है कि ये उनके साथ एक पैरेलल गवर्नमेंट आ गई, हालांकि वो स्पोर्टिक सूरत हाल होती है। रेंजर्स जो है बेसिकली स्पोर्टिव इकदाम कर रही है, क्योंकि अगर कराची स्टेबल होगा तो उनकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, और उनकी गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो उनकी पॉलिटिकल उसके अंदर इजाफा होगा, लेकिन वो ये नहीं समझते। दूसरा ये है कि वो समझते ये हैं कि रेंजर्स जो है ये अपने से ज़्यादा एक्ट करने की कोशिश करती है, जो कि गलत है। मतलब डॉक्टर आसम वाला जो केस है वो बेसिक टेस्ट केस पर लिटमस जिसे कहते हैं ना, तो सिंध गवर्नमेंट को डॉक्टर आसम है, और वो समझते हैं कि ये हमारे जिसे कहते हैं छाबे में हाथ डालने की कोशिश की है। भाई छाबा तुम्हारा था कहाँ? तुम पहली बात यह है कि इस मुल्क आज जो टारगेट किलिंग हुई है, ये छाबे में हाथ नहीं डाला किसी ने, ये नहीं डाला। करना कि यही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है भाई। किस दुनिया में कहीं कहीं होता है कि आप रेंजर जब फौज को बुलाओगे तक कि हमने सैलाब ठीक करना है? दुनिया में कहीं होता है कि तुम फौज को बुलाओगे तो हमने ज़लज़ले में मदद लेनी है? दुनिया में कहीं होता है होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका की दुनिया में हर जगह दुनिया में कहीं होता है कि फायर ब्रिगेड की जगह भी रेंजर आ रही होगी, और टैक्स भी दबा के दे रही है अवाम टैक्स, जो आम आदमी है वो टैक्स दबा के दे रहा है। आप गवर्नमेंट जो है टैक्स लेने में भी तैयार है, गवर्नमेंट जो है फैसिलिटीज लेने में भी तैयार है, गवर्नमेंट जो है इस बात, और एक अजीबोगरीब सा नारा लगा दिया जाता है कि जमहूरियत ड्रेल हो जाएगी और सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। आप जो कुछ कर रहे हैं, अब इस मसला समझिए को जरा सा पीछे हटते हैं। अब देखें फनकार वो लोग थे कि ये कभी टारगेट किलिंग में नहीं आते थे नॉर्मली लोगों को, क्योंकि नॉर्मली ये बचते थे, उसके बाद लोग समझते हैं न्यूट्रल लोग हैं। दूसरा कि इनके बारे में कहा था कि इनकी फॉलोइंग जो है रिएक्ट नहीं करती इतना, नॉर्मली जाकर रो दो के बेचारे को दफन कराएंगे, और क्या होगा अमजद साहब के साथ, ठीक। लेकिन किसी पॉलिटिकल लीडर को मारा होता तो एक और सूरत हाल होती, या किसी और बंदे को मारा होता, एक्टिविस्ट को मारा, रीजन कोई भी हो सकता है, मुखालफत हो सकती है, टारगेटिंग हो सकती है, बत्ताखोरी, कुछ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है कि हम यहाँ पर नहीं चैन नहीं रहने देंगे, हम यहाँ अमन नहीं रहने देंगे, और यही वजह है। अब देखें पिछले दिनों ने टारगेट किया, उसके बाद भी रेंजर्स काम तो कर रही थी, लेकिन मसला सारा यह है कि होता यह है कि मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ कि जिस वक्त आप कोई एक्शन शुरू करते हैं, आप एक मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में कोई एक शख्स भी आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर दे तो आप मारे जाते हैं। ट्रस्ट खत्म है, रेंजर्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ट्रस्ट खत्म है। अब वो एक्शन करने लगते हैं, जरा से भी इतला किसी को, देखिए एक अदारा तो नहीं है ना, पुलिस है, रेंजर्स है, सीटीडी है, सीआईए है, एफआईए है, फलाने हैं, दूसरे फिर गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट बैठा होगा। इन सारों के अंदर अगर किसी एक्शन के ऊपर एक चीज लीक हो गई तो हर बात है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, और ये मसला है। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नीलम नवाब साहब
یہ میسج ہے سندھ گورنمنٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب رینجر ہی ہمیشہ رہے گی اور رینجرز کو ہی اختیارات دیتے جائیں گے؟ نیچے سے ایبلٹی پولیس کی, یعنی وہ کیسز تو بتاتے ہیں کہ یہ کیس ہم نے کیا, یہ کیس ہم نے کیا, یہ کیس ہم نے کیا, لیکن اس میں ہمیں ایجنسی سے بھی رپورٹس آتی ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے. انڈیپینڈنٹلی سندھ گورنمنٹ اور اس کے ادارے ناکام ہوں. عمران, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. اینڈ دوسرا, امجد صابری صاحب کی جیسا کہ آپ نے نیوز شیئر کی ہیں, انتہائی افسوس ہوا ہے ان کے انتقال کے حوالے سے. اگر سندھ کی سچویشن کو آپ دیکھیں اور جو یہ حالیہ واقعات آپ نے 15 ڈیز کہے ہیں, اس میں آپ ایک پوائنٹ جو مس کر گئے, وہ جو حالیہ ویڈیو لیکس ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایک تواتر کے ساتھ, اور اس میں جو ہمیں ایک کلیش نظر آ رہا ہے سندھ گورنمنٹ اور انٹیریئر منسٹری اور ایک طرح سے ایگزیکٹلی ایک وہ فیکٹر بھی, اس کو بھی کنسیڈریشن میں رکھنا چاہیے کہ کیا ان ویڈیو لیکس کے آنے کے بعد اس قسم کے واقعات کا ہمیں کراچی میں زور پکڑنا, آئی مین دیر لاٹ آف ڈاٹس جو کہ کنیکٹ کیے جا سکتے ہیں یا اس کے پیراہے میں دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ بڑی صحیح ایک ڈسکرپشن نظر آ رہی ہے کہ ڈسکنیکٹ از دیئر. ہمیں سندھ پروونشل گورنمنٹ اور رینجرز میں ایک کلیش سا نظر آ رہا ہے. جو ایک ہارمنی ہونی چاہیے, جو ایک کوارڈینیشن ہونی چاہیے, وہ ڈیفینیٹلی ابھی تک مسنگ ہے. ہر دفعہ جب ہم اتھارٹیز کی بات کرتے ہیں, رینیول کی بات ہوتی ہے, پیمرا کی, رینجرز کی, تو یہی ہمیں ماحول ہوتا ہوا, بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں پروونشل گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا فلیکسیبل ہونا چاہیے, کوآپریشن جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. اور پھر آل آف اے سڈن یہ سوال ہے کہ یہ ایک دم سے دوبارہ سے یہ واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہم چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے جو بیٹے ہیں ان کے کڈنیپ کو دیکھتے ہیں. عدلیہ کو میسج گیا, یعنی اس کو اگر آپ دوسرے انداز میں آپ لیں تو عدلیہ کو ایک میسج گیا کہ ہم نے چیف جسٹس کا بیٹا اٹھا لیا ہے. اور اگر آج میسج گیا ہے فنکاروں کو, میڈیا کو پہلے ہی میسج جا چکا ہے. ہمارے کئی لوگ کراچی میں 3 لوگ ایک دن میں ایکسپریس کے شہید کر دیے تھے, بم دھماکے ہوتے رہے ہیں دفتروں پہ. تو فرید احمد پراچا صاحب پھر محفوظ کون کرے گا اور کیسے ہوگا؟ میسج دینے والے تو ابھی بھی دے رہے ہیں, اسی طرح دے رہے ہیں. تو کون سا آپریشن ہوا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں امجد صابری, ان کا جو افسوسناک قتل ہوا ہے, تو اس پہ بھی اپنے دکھ کا اور قدر کا اظہار کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سب میں جن کی طاقت چیلنج ہو رہی ہے وہ بھی ایک بڑے اضطراب میں ہے. جن کی طاقت بوری بند لاشوں میں ہے, جو پتھا ان کا اس کے ذریعے سے چلتا ہے کہ لاشیں تڑپتی رہیں, انسان مرتے رہیں, ایک خوف کی فضا یہاں پہ رہے, وہ آسانی سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کراچی میں اگر امن ہوگا تو وہ امن جو ہے وہ اپنے خلاف ایک اقدام سمجھیں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ وہ یہ بتا سکیں کہ یہ امن جو ہے یہ ہمارے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اور ہم جو چاہیں گے وہ ہوں گے. اس لیے اب جو کچھ واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں, یعنی یہ چیف جسٹس کے بیٹے کا اغوا ہے, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے جو آپ نے بھی مثالیں بیان کی, جج قتل ہوئے, یہاں پہ وکلاء قتل ہوئے, یہاں تفتیشی قتل ہوئے, گواہ قتل ہوئے. یعنی گویا کہ پوری کی پوری مافیا نے اس بات کا پیغام دے دیا کہ نہ کوئی عدلیہ چلنے دیں گے, نہ کوئی انصاف ملنے دیں گے, نہ یہاں جو ہے وہ معیشت چلے گی, نہ کوئی چیز نہیں چلے گی ہماری اجازت کے بغیر اور ہمارے راستے کے بغیر. کشمالہ یہ تو بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, یہ آپریشن تو بڑا خوفناک ہوتا ہے, اس کا تو ڈر ہی بہت ہوتا ہے. اب جس شہر میں آپریشن ہو رہا ہو اور اتنے لمبے عرصے سے ہو رہا ہو, وہاں تو جرم کرنے والے کی ٹانگیں کانپنی چاہیے. دن دہاڑے ہو رہے ہیں, اغوا ہو رہا ہے تو دن دہاڑے ہو رہا ہے, پولیس والے مارے جا رہے ہیں, دن دہاڑے مارے جا رہے ہیں, رینجر پہ حملہ ہو جاتا ہے, دن دہاڑے ہوتا ہے. تو پھر آپریشن کا خوف کیوں نہیں پیدا ہو سکا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ روٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو پا رہی یہ بدامنی جو ہے کراچی سے؟ پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت افسوس ہوا ہے امجد صاحب کی وفات کا, بلکہ شہادت کا. روزے میں ایم شور ہوں گے وہ, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں جہاں تک ہمارا کراچی کے لوگوں سے, وہاں کے باسیوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, تو لوگ جو عام عوام ہے وہ کہتی ہے کہ بہت فرق پڑا ہے, پہلے سے اب میں بہت فرق پڑا ہے رینجرز کے آپریشن کی وجہ سے. جو بات اوریا صاحب نے کہی کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, سب کچھ جو ہے وہ فوج کا اور رینجرز کی ذمہ داری نہیں ہوتی, درست کہا. لیکن جب حالات کسی بھی سچویشن میں ہاتھ سے بہت زیادہ باہر نکل جائیں اور آپ کی اسٹیٹ کی پولیس جو ہے وہ جو پروونشل سبجیکٹ ہے اور وہ آپ کی اس قدر تیار نہ ہو کہ وہ اس قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کا سامنا کر سکیں, تو سرٹن یو سیک ہیلپ فرام یور ملٹری.
दूसरी चीज़ ये कि आप ये देखें कि फौज और रेंजर्स के आने से पहले तो लोग सांस भी नहीं ले सकते थे। लोगों का, जनरल लोगों का फीडबैक ये है कि उनकी वजह से वहाँ पे लोगों कश्माला सिचुएशन वापस वहां नहीं जा रही पिछले 15 दिन से जो रिपोर्ट हो रहा है। आप गुजारिश सुनने आप अगर वहाँ पे नाजमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, बाकी इलाके जो हैं, जब वहाँ पे रात को जाके 2-2 बजे भी देखें ना, तो लोग वहाँ रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं। पहले वहाँ पे हू का आलम होता था। तो देयर इज नो डाउट कि रेंजर्स और फौज, फिर मैं कहूंगी रेंजर्स और फौज की वजह से। अच्छा, मैं बड़ी माजरत के साथ आपको कि जब हालात बहुत खराब होते थे तो इन इलाकों में तब भी हम रात को घूमा करते थे। ये एरियाज तकरीबन सिक्योर थे उस वक्त भी, यहाँ हम रात को घूमते थे तब भी जाते थे। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, नहीं वहाँ पे लोग ज्वेलरी पहन के या वैसे रात को या ये स्नैचिंग कम हुई थी फिर बढ़ गई है, कैरी नहीं कर सकते थे। हाँ, अब मैं ये कह रही हूँ कि ये दोबारा एक वेव आई है, और ये जो वेव आई है इससे कोई भी कतई नजरी नहीं कर सकता या हुकूमत इससे जान नहीं छुड़ा सकती। मेरी बात सुने, इसमें हुकूमत की एफर्ट कहाँ है? हमें हुकूमत की एफर्ट नहीं नजर आती। मैं औरिया साहब की बात को सेकंड करूंगी कि इसके अंदर आप ये बताएं कि क्या उन्होंने जो अपनी फोर्स बनाई है, कोई और एलीट फोर्स बना ली है या पुलिस की ट्रेनिंग बेहतर की है? क्या इसके अंदर इक़दामात हो रहे हैं जिसके ऊपर इस चीज को, या सीसीटीवी पूरे शहर के अंदर लगा दिए गए हैं? क्या चीज ऐसी हो रही है जिसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? 3 साल से ऑपरेशन चल रहा है। 3 साल में बड़ा वक्त मिला है इंतजामिया को कि वो अपने आप को इंप्रूव करे। 3 साल तक रेंजर्स अगर आपका हाथ बटा रही है या जहां पे खतरात हैं वहां वो जाके फेस कर रहे हैं या फौज आपकी मदद कर रही है, तो फिर 3 साल में आपको अपने आप को इतना मजबूत करना चाहिए था कि आपका अपना ऐसा स्ट्रक्चर होता कि किसी की जरूरत ना होती 3 साल के बाद कराची के अंदर किसी को मारने की, धमकाने की, भत्ते की पर्ची देने की, टारगेट किलिंग करने की, स्नैचिंग करने की, कोई कुछ ना कर सकता। लेकिन 3 साल के बाद भी अगर आज आप रेंजर्स को बीच में से निकालें तो कराची क्या होगा? ब्रेक के बाद पूछते हैं हमारे साथी। वेलकम बैक नाजरीन। अब नीलम, ये जिस तरह से कराची को 3 साल में एक बड़े ऑपरेशन कराची में देखा गया है, ये गवर्नमेंट जब से आई है, तो कितना वक्त था वहां की सूबाई गवर्नमेंट के पास तो वो इनहैंस करे, वो मजबूत करती अपने इदारों को जिन्होंने बाद में टेक ओवर करना है। टेक ओवर करना तो दूर की बात है, वो तो मेरे ख्याल में चल भी नहीं पा रहे सही तरीके से। इसमें इमरान, बिल्कुल आपने जो बात की है कि 3 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं और कराची ऑपरेशन ले लें, रेंजर्स ने जो अपना करना था काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगी कि उस ऑपरेशन को कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता, डेफिनेटली आता है। काफी फर्क है कराची के हालात में पहले और अब से अगर देखा जाए। कश्माला से भी मैं एग्री करूंगी। लेकिन क्रिमिनल छूट के आ रहे हैं, ये भी याद रखिएगा, क्रिमिनल अदालतों से छूट के वापस आ रहे हैं। लेकिन वो क्रिमिनल्स जो अदालतों से छूट कर आ रहे हैं उसमें रेंजर्स ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने उनको अदालतों तक, पुलिस तक पहुंचा दिया है। बट अगर वहां से छूट रही है तो ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, ना आपकी प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग है, ना आपकी जो है एविडेंस प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो रेंजर्स का रोल है वो तो कंप्लीट हो गया। और डेफिनेटली कराची के हालात में फर्क आया है। वी कैन नॉट कंप्लीटली डिसरिगार्ड दैट, हम उसको टोटली एक तरफ नहीं रख सकते। चेंज आया है, रेंजर्स अपना काम कर रहे हैं, बट जो काम नहीं किया जा रहा वो सिंध हुकूमत को ले लें तो सिंध पुलिस पर आता है मेन रोल। सिंध पुलिस किसी किस्म की कोई, जिसे कहना चाहिए, ना इंटेंशन शो करती है, ना उनकी विल पावर हमें नजर आ रही है कि हालात को बेहतर करने के लिए, बल्कि इनफैक्ट लगता तो कुछ यूं है कि जो रेंजर्स इंप्रूवमेंट करते हैं वो उसमें हर्डल्स अटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड देन आपको ये भी देखना है कि पूरा एक अगर मैक्रो लेवल पर आप जाकर एनालाइज करें तो यहाँ पे डॉक्टर आसिम का केस जो है वो एक टेस्ट केस है। उस केस को अगर आप एनालाइज करें तो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये उस केस की प्रोसीडिंग्स के आफ्टरमैथ्स के तौर पर भी आप देख सकते हैं। जहां तक रहेगी बात सिंध की लीडरशिप की, आप बात करें, नहीं हो गया सारा केस, हमें वो तो अजीब तरीके से पॉलिटिसाइज हो गया। वफाक कुछ और कह रहा है, सिंध कुछ और कह रहा है, रेंजर्स कुछ और कह रही है, और कभी कभी फैक्ट कुछ और ही निकलते हैं। बिल्कुल, उसमें जो वीडियो लीक सामने आ रही हैं और जिस तरह से उसको, और डेफिनेटली जब वीडियो लीक्स आती हैं तो वो किसी मुकदमे को स्ट्रांग तो करती नहीं है, नहीं करती। जैसा कि आपने अभी कहा कि वो तो पूरा केस ही अब कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो प्राचा साहब, वो तो ये तो आप हीरो बनाते हैं बजाय इसके कि आप एहतसाब करते हैं। ये बिल्कुल ये सही आपका तजज़िया है। देखें ना, जो चीज़ आप अधूरी छोड़ देंगे, आप एक काम करते हैं और उसको नहीं करते। बल्दिया फैक्ट्री की बात आई, जिंदा इंसानों के जलाने की बात आई, निशानदही तक की गई, और उसके बाद मामला अब यूं है कि जैसे कोई सिरे से वाकया ही नहीं हुआ था।
100 अफराद के कत्ल के एतराफ़ी बयानात आए और फिर उसके बाद जो है वो किस्सा माजी बन गए, किस्सा पारीना बन गए, लोग कहीं अदालतों से छूट गए, जेलों से छूट गए। अब आप जरा थोड़ा सा गौर करें ना इस पे सर, कि ये जो फनकार है ये हर घर का आदमी होता है, लोगों को लगता है उनके घर का फर्द है। देखिए ये खौफ क्रिएट किया, ये जो है कि वो तो एक प्लान के तहत कर रहे हैं, हम किस प्लान के तहत कर रहे हैं? यानी ऑपरेशन तेज तो किया सर, और अब इसमें क्या? अब मतलब ये ना सूबाई हुकूमत किस प्लान के तहत चल रही है, मरकजी हुकूमत किस प्लान के तहत चल रही है, और क्या हमने इसी तरह से यही खेल खेलते रहना है, ये सांप और सीढ़ी का, कभी चंद ऊपर गए और फिर नीचे गिर पड़े, इसके अलावा और हमारे पास क्या? मंजिल पे पहुंचेंगे तब न सर, जब चलना शुरू करें। देखें, दुनिया में कोई भी मुल्क को है ना, कोई भी शहर जो ऑपरेशन से पुरअमन नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, ऑपरेशन एक बेस प्रोवाइड करता है और उसको आगे आपने मजीद आगे बेहतर बनाना होता है, कंसोलिडेट करना, सिविल स्ट्रक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये असल ऑपरेशन उस वक्त होता है, ये सारी चीजें मिलकर आगे चलती हैं। जी, पाकिस्तान में दो बड़े, पाकिस्तान में एक तो बात है कि आपकी अदलिया, आप मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो उसमें एक तो लॉयर्स की हुगलिज्म में आ गई हुई है और वो कमाल करते हैं। आप जरा जुडिशरी, जो छोटे लेवल की जुडिशरी है उसमें देख लें क्या कर रही है, ऊपर लेवल पे उसको प्रोटेक्शन नहीं, नीचे वो करप्ट है, अजीब व गरीब सी चीज है। एडवर्सोरियल आपकी प्रोसीडिंग्स हैं, एडवर्सोरियल पर आपका एविडेंस आता नहीं, एसएचओ पे डिपेंड करता है। देखो ना, फ्रांस के अंदर बुनियादी तौर पर वो इनक्विजिटोरियल है, एक जज इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर जज नहीं कर सकता, पुलिस करती है। या तो पुलिस आप इतनी ईमानदार बनाए या आप सिस्टम चेंज करें, कम से कम एबिलिटी तो हो ना सर। नहीं, आपने देखो ना, रेंजर ने फाइल उठा कर दी, रेंजर्स आर नॉट ट्रेन्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। वो ज्यादा यही करेंगे तो उसको बंदा पकड़ के आपको ला देंगे या उसको कैमरे में उसकी लड़ाई हो रही है तो मुकाबला कर लेंगे, या उनका एसएचओ आपके पोलिटिसाइज्ड हैं, आपके करप्ट हैं, आपके सारों ने मिलकर उनको भर्ती किया हुआ है। पुलिस आपकी दो पार्टियों में तकसीम है, एक नून लीग की आधी पुलिस है, आधी पुलिस जो है पीपल्स पार्टी की है। इस मुल्क की आवाम की तो पुलिस है कोई नहीं, तो उसने कहां इन्वेस्टिगेशन करनी है? करप्ट टू द कोर है। मैं इसमें कशमाला, मुझे देखें, क्या आपको भी ये लगता है कि ऑपरेशन ही सारे मसाइल का हल है, जिसका ढिंडोरा पीटती हैं हमारी हुकूमतें कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं जी, ऑपरेशन कर रहे हैं, इस तरह तो 50 साल ऑपरेशन कर लेंगे? इमरान साहब, ऑपरेशन तो इज नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हालात कराची के इतने बुरे हुए थे कि कोई किसी के कंट्रोल में नहीं, और जैसे हमने देखा कि हुकूमतों की विल नहीं थी कंट्रोल करने की। पहली जो एमक्यूएम वालों की थी या पीपल्स पार्टी वालों की थी, दोनों के ऊपर ही इल्जामात लग रहे थे, तो इसलिए दोनों के पास ही हुकूमत रही है, माजी में आपने देखा है। और तो हम किसको कहें कि बिल्ली को आप चिचड़ों की हिफाजत के ऊपर बिठा दें, ये वो वाली मिसाल यहाँ पर आती है। तो अब जो ऑपरेशन है वो नीड ऑफ द आवर है, और लेकिन वो उसका अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। ऑपरेशन एक सर्टेन पीरियड के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए, साल के लिए, लेकिन ओवरऑल आपको गवर्नमेंट की विल और डिटर्मिनेशन चाहिए, और उनके अंदर से ये चाहिए कि उनका शहर है कराची, और वो कहें कि उसकी ओनरशिप लें, उधर के लोगों की जिंदगियों की ओनरशिप लें, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ओनरशिप लें, और फिर वो अपनी, जैसे हमने कहा कि अपनी पुलिस को इक्विप करें, अपनी जुडिशरी को, अपनी लोअर जुडिशरी को, इन चीजों को जब तक इक्विप नहीं करेंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी। तो वो तो ऑपरेशन के पैरेलल बहुत सारी चीजें चलनी चाहिए ना। ऑपरेशन के टाइम पे सिविल गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें और करनी है उसके पैरेलल, वो नहीं हो रही। वो अपने आप को एनेबल कर सके, तो उसमें क्या चीज चाहिए आपको? विल और कमिटमेंट चाहिए, वो आपको नजर नहीं आ रही, वो आ ही नहीं रही, क्योंकि उनके ऊपर इल्जामात आ रहे हैं तो लगता है कि वो रिटेलिएट कर रहे हैं, और सारा जो फंक्शन है वो डिसफंक्शनल हुआ हुआ है। ठीक, एक ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो दूसरा टॉपिक था प्रोग्राम में जिस पे हमने बात करनी थी, एक्चुअली बड़ा अनफॉर्चुनेट आज इंसिडेंट था, उसकी वजह से हम अमजद साबरी साहब के बारे में प्रोग्राम में बात कर रहे थे। दूसरा मामला यह है कि रमजानुल मुबारक का एक तकद्दुस है, ये एक ऐसा महीना है जिसमें लोग इबादत करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगातार पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, मीडिया में काम करने वाले लोगों के ऊपर, कुछ नए और कुछ पुराने लोगों के ऊपर तनकीद हो रही है कि उन्होंने इसका हुलिया बिगाड़ दिया है। रमजान ट्रांसमिशंस के नाम के ऊपर तनकीद ये हो रही है कि बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं पाकिस्तान में जो नहीं होने चाहिए थे, कुछ ऐसे मनाजर हम देखते हैं जो नहीं होने चाहिए थे, कल्चर से दूर जा रहे हैं, दीनी रवायात जो हैं उनसे दूर जा रहे हैं। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा ये है कि ये एक बड़ी अच्छी इकोनॉमिक नई एक्टिविटी जनरेट हुई है, इसमें कंपटीशन है और ये पॉजिटिव है, लोगों को इनामात मिल रहे हैं, लोग
اس کو انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کے اندر اور لوگ آپس میں جڑ رہے ہیں, سوشل ہو رہے ہیں. دوسرا ایک اس میں یہ بھی ہے, ایک اکنامک ایکٹیویٹی کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے, ایک کمپٹیشن کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو بات ہے کیا, اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے. مہمان وہی ہے ہمارے ساتھ. جی اور یہ صاحب, اس میں خرابی کیا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے فلم انڈسٹری کی تاریخ بیان کرنی ہو تو آپ 3 مسجد کے مولوی لا کے بٹھائیں اور وہ کہیں کہ جی فلم انڈسٹری میں نیلو یہ کرتی تھی اور فردوس یہ کرتی تھی اور آج کل بابرا شریف آ گیا, بابا شریف, ایسا کبھی ہوا؟ آپ یہ 3 لوگوں کو کرنٹ افیئر کے لیے بلایا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے زبیدہ آپا کو بلایا ہو, ایک کک وہاں سے آ جائے این پی سی سے, ایک کہیں اور سے, آپ کہیں جی آپ بتائیے کہ نواز شریف کا بل کیا ہے؟ لوگ کہیں گے یار تم مذاق کرتے ہو, یہ کیا تم شو کرتے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملے کے اندر ہم نے کمال کر دیا ہے کہ جس شخص کو نہ ڈھنگ کی آیت پڑھنی آتی ہے, جس شخص کو نہ قرآن کا پتہ ہے, جس شخص کو نہ حدیث کا پتہ ہے, جو شخص بنیادی طور پہ گفتگو میں ایک لفظ دین کے حساب سے نہیں بول سکتا, اس بندے کو آپ اٹھا کے یہاں کھڑا کرتے. ایک جہاں تک آپ نے بات کی اکنامک ایکٹیویٹی کی, اکنامک ایکٹیویٹی 11 مہینے پورے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, آپ 11 مہینے اکنامک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. یہ جو انعام گھر میں جب ڈانس کرتے ہیں یا جو اس کے یہ ڈانس 11 مہینے کر سکتے ہیں. گلیمرائز ہو گیا نا گلیمرائز, وہ اب ان کی ضروریات دیکھیں نا گلیمر کرنے کے 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے. اس لیے نہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کرنا دکھانا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس ٹاپک کی سپورٹ کے لیے میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی یہ ہوتا کیا ہے ان ٹرانسمیشن میں, جو قابل اعتراض کچھ چیزیں ہیں. رمضان افطار کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد پرائم ٹائم آتا ہے. 1 2 3 سٹارٹ. کیا بات ہے, لنگی ڈانس کروانے میں, لنگی ڈانس, لنگی ڈانس, لنگی ڈانس. تم دینا ساتھ میرا تو ہم نوا. اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں, جی ہاں, اب یہ آپ بتائیں سر کہ ہم کیا لوگوں کو کیا دکھا رہے نہیں, ہیں؟ میرا خیال یہ ہے نا کہ ہم اس قوم کو کیا دکھا رہے ہیں. یعنی یہ قوم میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح جو ہے وہ پھینکے جا رہے ہیں اور ایک پورا جھپگٹا, جیسے لفظ بہت ہی برا ہے, میں نہیں استعمال کرتا, کہ جس طرح لپکتے ہیں تو اس طرح سے وہ, اور مطلب وہاں پہ یہ مذاق ہے کہ میاں جو ہے وہ کو منہ میں انڈا وہ لے کے کھڑا ہو, بیوی جو ہے وہ منہ کے اندر آم اس میں ڈالا ہوا. مطلب قوم کو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ رشتوں کا اخلاقیات کا تو جنازہ نکال دیا گیا ہے, اسپیشلی رمضان میں جب آپ کو ایک ماڈسٹ ٹرانسلیشن کرنا ہے. اینکر خود جو ہے وہ زبان نکال کے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے, یعنی اس کی تصویریں جو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, کوئی انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ایک مذہبی پروگرام کرنے والا اینکر ہے. سوال ایک اینکر کا نہیں ہے, سوال بحثیت مجموعی اس تھیم اور تھیوری کا ہے کہ جس میں آپ رمضان کے تقدس کو, یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی شیطان بند ہو جاتا ہے, یہاں تو شیطان جو ہے کئی کھول دیے جاتے ہیں, اور وہ شیطان جو ہے وہ اس کام پہ لگ گئے ہیں کہ لوگوں کی عبادت کو تباہ کرنا ہے, برباد کرنا ہے, ان کے ثواب کو خراب کرنا ہے, اور اس بات پہ لگ گئے ہیں کہ کسی طرح سے اس قوم کا امیج بنایا جائے. اس طرح ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے تراویوں میں لوگ جو ہے وہ اس وقت لوگ ان شوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم تراویاں پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ مساجد میں بھی تھوڑا سا یہ ایفیکٹ ہوئی, وہ بھی ہوتا ہے. مساجد میں آپ کی مغرب کی نماز. اچھا سب سے بڑا دیکھیں, جو گانے والی عورتیں ہیں نا, ان کو بھی اگر آپ نعت کے لیے بلائیں نا تو وہ ڈھنگ سے دوپٹہ لے کے بڑے احترام سے پڑھ کے, نہیں بعض جگہوں میں میں نے دیکھا ہے لوگوں نے بڑا اچھا تماشا بنا دیا, ان لوگوں نے تماشا بنا دیا. تمام چینلز نہیں ہیں لیکن جو کر رہے ہیں لوگ, جو کر رہے ہیں. اچھا میں لیکن کشمالہ یہ ایک طرف کی پکچر جو یہاں پہ میرے 3 مہمانوں نے اور میں بھی بتا رہا ہوں, دوسری پکچر بھی ہے نا, یہ پازیٹیو بھی ہے. کچھ لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, چھوٹے بچے آتے ہیں نعت پڑھتے ہیں, بڑی اچھی روایات بھی ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے, افطاری میں کیا کھانا چاہیے, احادیث سنائی جاتی ہیں, تلاوت ہوتی ہے, نعت پڑھتے ہیں. یہ ایک اچھی پکچر بھی ہے. آپ مجموعی طور پہ اس کا کیا انالیسس کریں گی؟ آپ
देखिए, मैं अपने तीनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक करती हूँ। कोई एक राय बंदा बदल नहीं सकता इस पे। और ज़्यादा हमारा वोट जो है वो ज़्यादा उस साइड पे जा रहा है कि ये जो एक महीना आता है वो हमारी बख्शिश का होता है और हमारी इबादतों का होता है। और आप जिस वक्त टीवी लगाते हैं, समटाइम्स कभी आप कोई अच्छी बात सुनने के लिए या कोई सुनने के लिए रुक जाते हैं, तो 2 मिनट में उसके बाद पहले कोई और बहस मुबाहिसा आ जाता है या कोई नातें आ जाती हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का हुक्म, जो हमारी इबादत है वो हमारी इंसान की अल्लाह के साथ है। तो नात सुनने से उतना सवाब नहीं है जितना कुरान पाक पढ़ने से या उसको तर्जुमे से पढ़ने से या अल्लाह से अपनी डायरेक्ट लॉ लगाने से या नवाफिल पढ़ने से है। तो टीवी के जरिए अगर हम बैठ जाएं कि जैसे ये रातों को आप सिर्फ नातों की महफिलें होती हैं या खाली एक चीज होती है, उसका अपना ठीक है एक थोड़ा सा, लेकिन आपकी पर्सनल इबादत जो है वो आप कह रही हैं अलग है, ठीक, वो अलग है और वो पर्सनल इबादत का ही टाइम होता है। और देखिए, हमेशा हुक्म है कि रात के वक्त आप क़याम करें और आप जो अल्लाह से लॉ लगाते हैं वो कबूलियत का सबसे ज्यादा जो वक्त होता है वो तहज्जुद के वक्त के करीब होता है और उसी वक्त ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। सो इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, आप अच्छी बात सुनने के भी लगाते हैं तो उसमें इतने लंबे वक्फे होते हैं, इतना ज्यादा कमर्शियलिज्म होता है कि वो आपकी सारी चीज जो है वो कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाती है। फिर तीसरी चीज जो इन्होंने कहा, देखिए इस्लाम में आप देखें कि जो आप दूसरे कमर्शियलिज्म के एंगल की बात करिए, हाँ मौलवियों को और पैनलिस्ट को बहुत पैसे मिलते हैं पर, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वहां पे जब वो खवातीन के साथ बैठकर शो कर रहे होते हैं तो क्या वो इस्लाम में वाजिब है कि आप नामहरम खवातीन के साथ बैठकर और आप इस किस्म की डिस्कशंस कर रहे हैं या आपके सामने हर किस्म की चीज हो रही है? हाल में दीन वो वाकई सिर्फ बैठे रहते हैं, चोले कर रहे होते हैं। वो चीजें भी आप देखें कि उस इस्लाम की अगर आप रूह की तरफ आए तो इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है या ये है, तो उलमा उसको सीधा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। रमजान इफ्तार के बाद खत्म हो जाता है, उसके बाद प्राइम टाइम आता है। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है। तो लुंगी डांस करवाने में लुंगी डांस लुंगी डांस, लुंगी डांस। तुम देना साथ मेरा तो हम नवा। रेटिंग का चार्ट आता है ना, तो ये जो मुकाबला कर रहे हैं 3-4 जाइंट, ये सबसे आगे होते हैं। मीडिया हाउसेस की बात की गई है और आपने कहा कि रेटिंग्स भी उन्हीं की आ जाती हैं। उसमें अगर देखा जाए तो जो कल्चर वो रमजान में दे रहे हैं, एक तो खवातीन की बॉक्सिंग, वो हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है। दूसरा, वो इसी रमजान के महीने में एक लड़की की सुसाइड करने का मंजर भी दिखा रहे हैं, जबकि इस रमजान के महीने में आप अपनी जनरेशंस को बताते हैं कि हाउ टू बी कंटेंट, आप अपने आप को कैसे करना है, इस्तिकामत क्या है। ये चीज आपने अपनी यूथ को देनी है, आपने उनको एक मोटिवेट करना है कि मजहब को कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें, कनेक्ट करें। वो उल्टा उनको इस किस्म का बना रहे हैं और माजरत के साथ पूरी कौम को हमारे जॉइंट मीडिया हाउसेस ने रमजान में सिर्फ एक मोबाइल की उनकी कीमत लगा दी है, एक मोटर बाइक की कीमत लगा दी है। मोबाइल फोन की है, मोटर बाइक की है। समाचार साहब ने कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ बीवी को आपस में जिस तरह से वो दिखाते हैं, मैं भी एक और शो देख रही थी, उसमें वो अच्छे खासे मैच्योर आदमी हैं और उनको उन्होंने बच्चों वाले टॉयज देकर उनको कहा जा रहा है कि प्लेट में से आप खाएं, उनको लिटरली पता नहीं क्या जिस तरह से जानवर भी शायद उस तरह से खा रही है। इसका हल किसके पास? हल तो बेसिकली तो पब्लिक के पास है। कंज्यूमर इज द किंग। पब्लिक देखना छोड़ दे, रेटिंग की सूरत हाल, और मैं अपील करता हूँ कि देखना छोड़ना चाहिए ऐसी चीजों को। उसकी वजह यह है कि आप ही रेटिंग को बढ़ाते हैं। सर ये नहीं होना। पिछले दिनों कुछ लोगों ने अपील किया था कि फल बहुत हो गया है, दुगना तिगना महंगा हो गया है, 3 दिन के लिए खाना छोड़ दें, कोई नहीं। मैं छोटी मिसाल देता हूं आपको कि 3 साल पहले कॉर्पोरेट कल्चर ने इस सर्वे कराया कि पाकिस्तान में कितनी औरतें हिजाब लेती हैं। हमारे जमाने में यूनिवर्सिटी में 1-2 लड़की लेती थी, अब तो 30-35% औरतें उनका हिजाब लेती हैं। हिजाब का शैम्पू मार्केट में आ गया जी, ठीक है। बड़े पब्लिक चाहे तो बहुत कुछ हो जाता है,
पब्लिक चाहे तो पब्लिक चाह नहीं रही। मतलब ये हमने उनको खुजली के मर्द लगाया हुआ है। पब्लिक को मैं कहता हूं कि पब्लिक चाहे, ये जो रोज लेकिन आप लेटर तो लोग रोज आप तो लोग बोलते बहुत हो लिख ना, रहे हैं। खतूत तो बहुत लिख रहे हैं, पैमरा को रोज जा रहे हैं। पेमरा भी तो पेमरा को रोज जा रहे हैं। पेमरा के कवानीन है, पेमरा उनके के कवानीन। पास- ठीक है, कुछ पेमरा एक्टिव हुआ है, यानी इसको भी तहसीन करनी सर, अगर चाहिए। ज्यादा एक्टिव हो जाएगा ना तो लेकिन- फिर यहाँ से रिएक्शन भी बड़ा खौफनाक नहीं, जाएगा। क्यों ना ये हो, गवर्नमेंट से क्यों लड़ ना पड़ेगा हो, मीडिया। के इदारे बनाए किस लिए गए हैं, इसके कवानीन किस लिए, जवाबत किस लिए है? खुद भी। मुआशरा तो चलता ही कवानीन और जवाबत पर है। जिस मुआशरे के अंदर कानून न रहे वो मुआशरा जंगल का कानून खुद बन भी जाता है। पॉलिसी- लेकिन पेमरा के रोड सर, पर लेकिन भी, लोग पेमरा नहीं के उठाते हैं। नोटिस जो इशू हो पेमरा रहे हैं के ऊपर लेफ्ट लोग एंड नहीं राइट, उठाते हैं। वो भी थोड़ा नीलम, सा आपसे- गौर करने की उसकी खुद जरूरत है। लोग पॉलिसी- कैमरा पे आते हैं कि वो बाद नहीं सर, ऐसे मामलात पे नोटिस ले लेता है जिसमें हुकूमत को या हुकूमती इमरान जमात को लग रहा था ले ले, इमरान आपको और बाद औक़ात नहीं लेते। ये टीवी पूरा अलग चैनल, आपका शो टीवी है। चैनल की अपनी पॉलिसी होती है। अगर आप अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो आप मारे जाएंगे। उसकी वजह है कि ये जो शो है ना, ये इस तरह के शो मैंने देखा है, ये कुछ देर चला करते हैं। ये बात सही है, ये कुछ देर, ये वाकई कुछ लोगों का पट्टा बैठ रहा है, वो ऐसा 3 साल से देखें, 4 साल से आप डिक्लाइन की तरफ आ गए। तो टीवी वालों को सोचना चाहिए कि हम कौन और को आज देख इसके रहे ऊपर डिस्कशन हो रही या, है, discussion- यानी ये अब लोग इसके ऊपर डिस्कस भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। टीवी एक के सवाल ये है कि आप नई नस्ल, किस तरह की नस्ल जो है आगे बना रहे हैं, ये सवाल जो है ये पेमरा मालकान को भी क़यामत के दिन इसका जवाब देना होगा, और इस मीडिया मालकान को भी, पेमरा को भी, हुकूमत को भी, सबको देना होगा कि ये आप क्या एंकर्स को भी छोड़ सर, के क्या ये जा जो रहे हैं। कर रहे हैं आप किस तरह तबाह बर्बाद कर रहे हैं, एंकर्स को तो बहुत देना होगा। पूरी नस्ल को बर्बाद। दुनिया के अंदर नस्लें बन रही हैं, यानी मुल्क बन रहे हैं, उनकी तहजीब, इकदार जो है वो इकदार इफेक्ट बन हुआ रही है। बहुत बहुत ज्यादा। बल्कि आपकी मैं इस बात से इख्तिलाफ करूंगी इमरान, आपने कहा कि अब बात हो रही है, बात पिछले साल भी हो रही थी, बात उससे पहले भी हो रही कम हुआ है वैसे अब। लेकिन सिर्फ बात ही हो पाई, उस पर किसी किस्म की कोई रेगुलेशन नहीं हुई कि रमजान में जो एथिक्स आपको देने हैं अपनी कमिंग जनरेशंस को, जो मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, और ये जो टॉक शोज में हो रहा है ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है। इसमें किसी किस्म की कोई बैठकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि अगले रमजान के लिए हम इस चीज को कैसे नीचे ला सकते हैं। ये जो कल्चर बन गया आपका कि इनामात के चक्कर में, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो दे रहे होते हैं, और एक एथिक्स होते थे, एक टाइम होता था, किसी को कोई चीज देने का भी एक तरीका, वो हम पीटीवी पे नलाम कर देखते थे, वो बड़ी इज्जत के साथ वो इनाम देते थे और लोग तरीके से लेके जाते थे। एक एंकर साहब बाकायदा, एक लड़की थी, बच्ची थी, उनको सर पे वो मटका रखवाते हैं, उसके साथ जो उन्होंने जुमला कहा उस बच्ची के लिए कि अगर ये कर दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट कि ये एक एंकर का अपना वो अमल है जो क्या आप अपने घर वालों के साथ ये सलूक कर सकते हैं? आप उनको, अपने घर की बच्ची को ये कह सकते हैं, अपनी बीवी को लाभ करें। हाँ, अपने घर वालों को आप इस तरह से आप अपनी बेटी को, इनाम दे सकते बहन को हैं। क्या वो देते कहेंगे? हुए ये जुमला साथ लड़की को कहा कि अब ये मोटरसाइकिल तुम्हारे पास है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिरो। बिल्कुल। यानी ये जुमला, और वो इस- जो एंकर इस है, मुआशरे का उन्होंने, मैं जुमला- जुमला भी आपको कह देती हूँ, अब जबकि पराचा साहब ने कह दिया, वो एंकर साहब उस बच्ची को कह रहे हैं कि अगर आप इसके साथ एक ठुमका लगा देंगी तो मैं आपको एक और इनाम जो है वो दे दूंगा। अब आप सोचिए, क्या आप अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से स्क्रीन पर ये कहेंगे? हमारे मुआशरे की नहीं है। मैं फाइनली चाह रहा हूं कि कशमाला इसको कंक्लूड करें। कशमाला, ये वो सारी चीजें जिनसे आपने पहले भी इख्तलाफ नहीं किया, आपके नजर में आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, इसको ठीक कैसे करना है? क्विकली जरा, खत्म हो रहा है वक्त। देखिए, आगे बढ़ने का ये रास्ता है कि ये पेमरा सारे मालिकान को बुलाए, बिठाए, ये जो मीडिया एथिक्स और कोड ऑफ मीडिया है उसके ऊपर ये कंज्यूमर का भी, जैसे बात की अभी ओरिया साहब ने, कि देखना बंद करें, लोग कंप्लेन्स करें, लोग क्या देखना चाहते हैं उनको लिखें, और अगले साल, जैसे नीलम ने बात की, अगले साल के लिए लाहे अमल तैयार किया जाए कि इस रविश को तब्दील करना जरूरी है। हमें लोगों को एजुकेट करना है, अच्छी तरफ लेकर जाना है, दीन के रास्ते पे लेकर जाना है। ये बहुत मुकद्दस महीना है और पूरा साल इंतजार किया जाता है इसका। लोग तो रहमतें लूटने के लिए बैठे होते हैं, यहाँ पे ये इनामात लुटाने के लिए, फील इफेक्ट हो जाती है। इस महीने की वो इफेक्ट हो जाती है। रिलीजियस अब्यूज जो ज़मरे में आता है, ये तमाम मीडिया हाउसेस और टॉक शोज एंकर्स, ये रवैया रिलीजियस अब्यूज की तरफ है। आप अपने मजहब को अब्यूज कर रहे तो ये सारी चीज देखें और इस पे उल्मा को भी बिठाएं, और उल्मा को भी बिठाएं और उनको कहें कि आप ये की एक आउटलाइन है, ये बाउंड्री है, इसमें आप इस तरह के शोज वैसे कशमाला, कम से कम मैं बात आपने ऐसी छेड़ दी है, मैं फरीदाबाद बात था, कम से कम उलमा तो बाइकआउट करना है यार इनका। मैं तो कहता हूं, आप कह रहे हैं बहुत बुरे अंकल हैं, सारे उलमा इनके साथ आके बैठ जाते हैं और बैठ के प्रोग्राम भी करते हैं। ये समझा जा सकता है ना कि जो इस लेकिन उनको भी पैसे मिलते हैं ना, मैं आपको बताऊं,
उलमा का अपना एक सर नमाजें पढ़ाते हैं, अच्छे बड़े उलमा है, मेंबर पे बैठते हैं जाके, नहीं अब नहीं, क्या कहना ये आपने हमजा अब्बासी वाला केस देखा है? इमरान हमजा अब्बासी और मौलाना कौकब नूरानी वाला जो केस हाँ जी, हुआ वो भी और देखा है जी, दोनों के मुफ्ती ऊपर- कभी वाला भी देखा है जी। केस तो बड़े आ रहे हैं। जी, तो मैं वही कह रही हूँ कि जो आपके हैं हजरात, वो उन सबको पैसे देता है मीडिया आके वहां बैठने का, तो व्हाई वुड समबडी से कि हम जी, जी, उनका तो बहुत पैसे कमाई का मिलते हैं। महीना है, बिल्कुल तो वो ठीक है। बाइकआउट क्यों आप- करेंगे, ये आप जिस बताएं चीज के एक्सपर्ट हैं आप उसी पे बात करें तो वो फिर बेहतर रहता है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, 10 12 15 साल आपने काम किया तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप एंकर हैं तो फिर आप वो काम कर सकते हैं। आप उलमा हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। हर काम के लिए ट्रेनिंग होती है। यहीं पे शायद मसला खराब हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।